हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पर। और बेटा ये अपना लेक्चर नंबर 5 है चैप्टर 1 का, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आई होप आप लोग अभी तक जो भी पढ़ाया गया है वो अच्छे से सीख चुके हैं और संतुष्ट भी हैं कि हाँ भाई यहाँ पे बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही है, राइट। अच्छा बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात, हम हर क्लास के दौरान अपनी जो कमेंट सेक्शन है उसमें पिंड कमेंट में आपके लिए होमवर्क डालते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस डालते हैं। तो उन क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व जरूर करना, है ना, तभी हम एक अच्छे लेवल के अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच पाएंगे टॉपिक के। जब हम क्या कर लेंगे, जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक के क्वेश्चंस हाथों हाथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के पूरा देखने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, नीचे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस रखे हुए, उन क्वेश्चंस को डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो, राइट। क्लियर है यहां तक की बात? चलिए, तो चैप्टर में क्या पढ़ लिया है प्यारे बच्चों? चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है सर। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को समझा, उसकी प्रॉपर्टीज को समझा, उसके बाद हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज की मोशन को थोड़ा समझा, ठीक है। उसके अच्छे और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे, राइट। एक छोटी सी चीज और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आप कमेंट में जरूर बता दीजिए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेई की या नीट की, तो उसी लेवल पे हम लोग क्लास को मेंटेन करके चलें, ठीक है। क्लास का लेवल, जो क्वेश्चन है उनका लेवल उसी लेवल पे रख पाए, ठीक है। तो एक बार जरूर बताना सभी को कमेंट करके कि आप जेई की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, राइट। चलिए, एनीवेज स्टार्ट करते हैं बेटा। इस क्लास में जो हमें चर्चा करनी है बेटा वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसकी चर्चा करनी है बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। कोई बहुत तगड़ी चीज नहीं है, ठीक है, और अपन पढ़ रहे हैं तो फिर डेफिनेटली इसको भी उसी तरह से सीखेंगे जिस तरह से हमने पुरानी क्लासेस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सीखा है, ठीक। डाइपोल क्या होता है इसे हम बेसिकली बाद में जानेंगे। कब जानेंगे? जब हम बेटा डाइइलेक्ट्रिक पढ़ रहे होंगे, है ना, उसके अंदर कुछ कुछ होगा और वहां डाइपोल कुछ कुछ बोलेंगे। बट हाँ, डाइपोल हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि पार्ट है, जेई का भी पार्ट है, नीट का भी पार्ट है, और बोर्ड्स में तो यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। 12th बोर्ड में तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा डाइपोल का, पक्की बात है, 100%, ठीक। इसलिए पढ़ रहे हैं। यूज भी होता है, बहुत जगह यूज होता है। तो इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है डेफिनेटली हम पढ़ेंगे जब हम डाइइलेक्ट्रिक पढ़ रहे होंगे, कैपेसिटर में डालने के लिए, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा। बट हाँ, अभी हमें यह पढ़ना है कि डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और डाइपोल क्या होता है, ठीक है। क्लियर है, सिंपल सी बात है। चलिए, तो डाइपोल के बारे में बता देते हैं बेटा अपन लोग। सबसे पहले 2 पॉइंट चार्ज, कितने चार्ज चाहिए डाइपोल बनाने के लिए? 2 पॉइंट चार्ज चाहिए। अच्छा, अब 2 पॉइंट चार्जेस की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? क्या कोई भी 2 पॉइंट चार्ज डाइपोल बना लेंगे क्या? नहीं, 2 पॉइंट चार्ज होने चाहिए जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होने चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन नेचर। अब इसका मतलब क्या समझे कि डाइपोल एक स्पेसिफिक चार्ज का कलेक्शन है, मतलब स्पेसिफिक टाइप के चार्ज ही हैं जो डाइपोल बना पाएंगे। हर दो चार्ज डाइपोल नहीं बनाएंगे। सिर्फ ऐसे ही 2 चार्ज डाइपोल बनाएंगे जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम हो। जैसे ये 2 कूलम है तो इसका भी मैग्नीट्यूड 2 कूलम होना चाहिए, ये 10 कूलम है तो इसका भी मैग्नीट्यूड 10 कूलम होना चाहिए। लेकिन नेचर अपोजिट हो, अगर ये पॉजिटिव 10 कूलम है तो नेगेटिव 10 कूलम होना चाहिए, ठीक है। सिंपल, ये डाइपोल है, ठीक है, बट ऑपोजिट इन नेचर, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं बेटा डाइपोल। मतलब 2 पॉइंट चार्ज लेंगे, उन दोनों पॉइंट चार्जेस को ध्यान से सुन लो, वो दोनों पॉइंट चार्जेस को कैसे लेना है? दोनों पॉइंट चार्जेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए और नेचर में ऑपोजिट होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो क्या डाइपोल बन गया क्या? नहीं, अभी डाइपोल नहीं बना है, अभी डाइपोल नहीं बना है। 2 पॉइंट चार्जेस लिए हमने और ऐसे ले लिए कि जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर ऑपोजिट है, ठीक है, बट अभी भी डाइपोल नहीं बना है। When these charges are placed at a short distance, then it makes a dipole, ठीक है। तो 2 point charges equal in magnitude but opposite in nature are placed close to each other. Close मतलब बहुत पास डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तभी ये डाइपोल बनाएंगे। Each other forms dipole, ठीक है। तो डाइपोल का मतलब क्या है बेटा? 2 पॉइंट चार्ज ले लीजिए और दोनों ही पॉइंट चार्जेस को एक पॉजिटिव ले लीजिए, ठीक है,
एक नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है, ये पॉजिटिव ले लिया मैंने, ये नेगेटिव ले लिया, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड अगर Q है तो इसका भी मैग्नीट्यूड Q होना चाहिए, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बस नेचर ऑपोजिट होना चाहिए। और जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, लेट से इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया 2D, ये 2D बहुत छोटी होनी चाहिए। अच्छा 2D क्यों लिया है सर, D क्यों नहीं लिया है बेटा? क्योंकि हम आगे ना डाइपोल की बहुत सारी कैलकुलेशंस करने वाले हैं। डाइपोल के कारण बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, राइट? और इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए हम आगे डाइपोल की डिस्टेंस और बहुत सारी चीजों का यूज करेंगे। तो अगर हम डाइपोल की टोटल लेंथ, इसको लेंथ ऑफ डाइपोल भी कहते हैं, दोनों चार्जेस के बीच की जो दूरी है ना, उसको हम लेंथ ऑफ डाइपोल भी कहते हैं। तो डाइपोल की जो लेंथ है, ठीक है, उसको अगर 2D से दिखाएंगे तो बेटा 2D से दिखाने का पर्पज ये है कि कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएंगे। तो इसको आप D भी रख सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये नोशन है, ऐसे दिखाते हैं इसको 2D से, ठीक है। घबराने का नहीं है कि सर 2D से क्यों दिखाया, D से क्यों नहीं दिखाया, इसलिए नहीं दिखाया भाई, 2D से दिखाएंगे तो डायरेक्ट जो अपनी आगे की कैलकुलेशन है दे विल बिकम ईजियर फॉर अस, ठीक है। अच्छा, तो ये डाइपोल हो गया, 2 पॉइंट चार्ज एक दूसरे के बहुत पास रखा। अब ये 2D जो है, ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, ये माइक्रोमीटर्स नैनोमीटर्स में, ऐसा नहीं है कि आपने एक पॉइंट चार्ज को यहां रखा और एक पॉइंट चार्ज को यहां रखा। अब हालांकि दोनों पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्ट जो दोनों का नेचर है वो डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, बट क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा हो गई है तो बेटा दीज विल नॉट फॉर्म अ डाइपोल। डाइपोल जो बनता है वो उन दोनों चार्जेस के बीच की जो दूरी होती है, वो दूरी बेटा बेसिकली माइक्रोमीटर्स नैनोमीटर्स ऐसे हो जाते हैं, माइक्रोमीटर्स में जनरली होती है, ठीक है। मिलीमीटर्स में भी काम चल जाता है, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया। ये 2D जो है इसे हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल, क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ डाइपोल। अच्छा, अब डाइपोल जो है बेटा इसका एक मोमेंट होता है जिसे हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं बेटा, डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए डाइपोल मोमेंट। अब ये क्या है इसको थोड़ा सा समझाऊंगा मैं आप लोगों को। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे है देखो जरा, मान लीजिए आपने दो चार्जेस लिए बेटा, एक नेगेटिव चार्ज लिया, ठीक है, और एक पॉजिटिव चार्ज लिया। दिस इज आवर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इससे बहुत पास पे रखा हुआ एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों के बीच की दूरी 2D जो कि बहुत छोटी है, ठीक है। अच्छा, अब बेटा जो डाइपोल मोमेंट होता है, क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, उसे हम P से दिखाते हैं, ठीक, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है, क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, अरे दोनों चार्ज हैं, दोनों में से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड लिख दो क्योंकि दोनों का ही सेम है मैग्नीट्यूड, तो और दोनों चार्ज के बीच की दूरी, ठीक है, और दूरी जो है उसके ऊपर लगा दो वेक्टर साइन, क्योंकि बेटा ये चार्ज तो वेक्टर होता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि पोजीशन वेक्टर हो सकती है। तो दोनों चार्ज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहां रखे हुए हैं, उस पोजीशन को हम लोग वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, जिसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, राइट। तो डाइपोल मोमेंट होता है दोनों चार्ज में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए विच इज Q, और दोनों चार्ज के बीच की दूरी, ठीक है, और उस पर लगा दीजिए वेक्टर का साइन। अब ध्यान से सुनना, ये हो गया डाइपोल मोमेंट। P को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, चार्ज इंटू दोनों चार्ज के बीच की दूरी, ठीक। अब इसकी डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर, P क्या है, डाइपोल मोमेंट, इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है इसकी डायरेक्शन। इसको नोट डाल के लिख लेना। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां होती है बेटा, अगर मैं इस ओरिएंटेशन में देखूं तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। इस ओरिएंटेशन का, इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, सुनना जरा ध्यान से सुनना। अभी आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा, एक सवाल आ रहा होगा, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, शायद कुछ बच्चों के दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि सर आपने अभी बोला कि डाइपोल के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना सकता है, जबकि मुझे दिख तो ऐसा रहा है कि इसका टोटल चार्ज तो 0 है। अरे अगर आप लोग इस सिस्टम को देखते हो, ये नेगेटिव Q है, ठीक है, और ये पॉजिटिव Q है। अगर आप इस सिस्टम को देखते हो, ठीक है, विच इज प्लेस्ड एट 2D डिस्टेंस, ठीक है, तो इस सिस्टम का सर टोटल चार्ज तो मुझे 0 नजर आ रहा है।
भाई नजर तो मुझे भी आ रहा है, नजर तो मुझे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट कर रहा है? अपने आसपास ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अपने आसपास क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो सर ये सिस्टम जो है इसका तो चार्ज 0 है ना? तो इस सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बाहर मतलब किसी भी पॉइंट पे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। पता क्यों पॉसिबल है? क्योंकि दोनों के बीच की दूरी इतनी छोटी है कि दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। दोनों के बीच की जो दूरी है वो इतनी छोटी है कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को हर एक पॉइंट पे कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। हेंस दे विल डेफिनेटली क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। आसपास में क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, इसको और बेटर समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ठीक है, कहानी सुनने के लिए तो बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं हमेशा ना, और उस कहानी से आपको डाइपोल मोमेंट और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सुनो ध्यान से। मान लो मैंने यहां पे एक +5 चलो यहां पे -5 कूलम चार्ज लिख दिया। ठीक है, और यहां पे +3 कूलम चार्ज लिख दिया। चलो यहां पे 3 लिखते हैं, यहां पे 5 लिखते हैं। ठीक है, 3 कूलम है, यहां पे 5 कूलम है। ठीक है, ओके, ये बात तो समझ में आती है। देखो ये दोनों इक्वल चार्ज नहीं है ना, नेचर तो अपोजिट है बट ये इक्वल नहीं है। ठीक, अब बेटा ऑब्वियस सी बात है, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा कि नहीं होगा? KQ/R², है ना? सिंपल है, Q के प्रोपोर्शनल होता है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा निकलेंगी। अरे मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा निकल रही है, डेंस है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, मतलब अगर मैं ये मान रहा हूं कि 1 कूलम चार्ज से 10 लाइन निकलती हैं, अरे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि 10 ही निकलेंगी, है ना? तो 5 कूलम से कितनी निकलेंगी? 50 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर मैं ये मान लेता हूं, चलो 1 मान लो, 1 कूलम चार्ज से चलो ये मान लो 1 लाइन निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 निकलती है। ठीक है, 1 कूलम चार्ज से, तो 5 कूलम से कितनी बाहर निकलेंगी बेटा? 5 लाइंस बाहर निकलेंगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि यहां से टोटल 5 लाइंस बाहर निकलेंगी। ठीक है, ये है -3 कूलम। अब 1 कूलम चार्ज से अगर 1 लाइन बाहर निकल रही है तो -1 कूलम चार्ज 1 लाइन को अंदर ले सकता है, खा सकता है। अगर पॉजिटिव 1 बाहर निकाल रहा है तो नेगेटिव 1 खाएगा। सिंपल सी बात है ना? सिंपल सी बात है। यानी कि जो भी 5 लाइन इससे निकलेंगी उसमें से 3 लाइन तो ये खा जाएगा। खा जाएगा क्या? अरे खा जाएगा, लेकिन 2 लाइन जो होंगी जो इंफिनिटी पे जाके टर्मिनेट होंगी, क्योंकि स्पेस में हम ऐसा भी अज्यूम कर रहे हैं कि 2 ही चार्ज है, 2 ही पॉइंट चार्ज है। इससे मान लो कि 5 लाइन निकली तो 3 तो ये खा जाएगा, क्योंकि इसका कैपेसिटी 3 का ही खाने का। -3 कूलम है, हम ये मान रहे हैं कि 1 कूलम चार्ज से 1 ही लाइन निकल रही है और 1 कूलम नेगेटिव चार्ज जो है वो 1 लाइन को खा सकता है। सिंपल सी बात है। ठीक, तो भाई हमने कहा कि यार 2 जो लाइन है वो तो इंफिनिटी पे जाके टर्मिनेट हो रही होंगी या नहीं हो रही होंगी। सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर आप इन दोनों को बहुत पास ले आओ, ठीक है, दोनों को बहुत पास ले आओ और लगभग एक ही पॉइंट पे रख दो, तो बेटा टोटल चार्ज हो जाएगा 2 कूलम। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है ना? और दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, या फिर आप मान के चलो कि किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसा ही होगा जैसा 2 कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के कारण। किसी भी बाहर दूर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वो ऐसा ही होगा जो किसी 2 कूलम के कारण होगा। राइट? क्लियर है सभी लोगों को? अरे 5 और 3 का सम कितना होता है? 5 और -3 का सम होगा 2। तो 5 और 3 के कारण किसी क्योंकि देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो निकल रही है बाहर, 3 तो यहां से निकल रही है, खत्म हो रही है, तो 3 का तो काम तमाम हो गया, लेकिन 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। राइट? इसका मतलब ये सिस्टम ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे 2 कूलम चार्ज कहीं पे रखा हुआ है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि 1 से 1 लाइन निकल रही है पॉजिटिव 1 कूलम से, तो 2 कूलम से कितनी निकलेगी? 2 लाइन निकलेगी, है ना? तो इस सिस्टम के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसी भी दूर पॉइंट पे, दैट विल बी सेम एज जैसे कि हमारा 2 कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है। राइट? लेकिन कहानी बदल कब जाती है बेटा? कहानी तब बदल जाती है जब अपन लोग सेम चार्ज, दो सेम चार्ज होते हैं, उनको पास पास रख देते हैं। ठीक है? तब इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम डिफरेंटली एक्ट करने लग जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम डिफरेंटली एक्ट करने लग जाता है। सुनना जरा ध्यान से। जैसे मान लो मैंने यहां पे भी लेट्स से कि यहां पे -5 कूलम चार्ज रख दिया और यहां पे +5 कूलम चार्ज रख दिया। राइट? क्लियर सभी लोगों को? अब मैं मान लेता हूं, चलो थोड़ी लाइंस को ज्यादा दिखा देते हैं कि 10 लाइन निकल रही हैं 1 कूलम से, तो 5 से 50 निकलेंगे, है ना? तो 50 जाके हमेशा इस पे टर्मिनेट होंगी, क्योंकि ये भी इक्वल है। इसकी कैपेसिटी अगर 50 बाहर फेंकने की है तो इसकी कैपेसिटी 50 खाने की है। राइट? तो इस तरह से लाइन निकलेंगी, इस पे जाके टर्मिनेट हो रही होंगी। ठीक है? इस तरह से लाइन निकलेंगी, ठीक है, इस पे जाके ऐसे टर्मिनेट हो रही होंगी, है ना? इस तरह से घूम घूम के आ रही होंगी लाइंस। ठीक है?
घूम घूम के इस तरह से लाइंस आ रही होंगी और ये इस पे टर्मिनेट हो रही होंगी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है नहीं है? अरे सिंपल है नहीं है? अब ये जो टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं ये डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। मतलब ये लाइंस जो आपको दिखाई दे रही है फील्ड लाइंस, ये इस पे डिपेंड कर रही है चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड यहां पे मैंने 5 कूलम माना है तो बेटा 50 लाइन निकल रही होंगी और 50 इसमें जा रही होंगी। लेकिन अगर हम इसको 10 कर दें तो 100 लाइन निकलेंगी, 100 इसमें जाएंगी। अगर इसको हम 50 कर दें तो 50 × 10 कितना हो गया, 500 लाइन निकलेंगी, 500 इसमें जाएंगी। तो ये बेटा मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है चार्ज पे, जो फील्ड लाइन है, राइट। उसके साथ साथ में मतलब फील्ड लाइन की जो नंबर है या डेंसिटी है वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, उसके साथ साथ में दूरी पे भी डिपेंड कर रहा है, राइट। और दूरी के भी बेटा प्रोडक्ट पे डिपेंड, दूरी और चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट है बेटा चार्ज का और डिस्टेंस का। ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर आप इसको फ्लिप कर दोगे, अभी देखो आपको यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लाइंस जो है ऐसे आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप इसे पलट दोगे, मतलब पॉजिटिव इधर कर दोगे, नेगेटिव इधर कर दोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। इसलिए बेटा ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, और ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है, इट मींस ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कहानी समझ में आ गई? खैर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, बस एक एग्जांपल दिया था समझाने के लिए। अच्छा, अब सुनना ध्यान से कि मैं कौन कौन सी चीजें जो आप लोगों को इस लेक्चर में पढ़ाने जा रहा हूं। बेटा हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल। ठीक है। अच्छा, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, कहां होगा, कितना होगा, काफी इंटरेस्टिंग है बेटा, सुनना जरा ध्यान से। बस मान लीजिए मैंने एक डाइपोल ले लिया है, ठीक, दिस इज आवर डाइपोल, नेगेटिव क्यू चार्ज रखा है यहाँ पे, कोई भी जनरल सा डाइपोल ले लिया, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये जो दूरी है दिस इज 2d, दिस इज 2d, ठीक। अच्छा, अब ना इसको कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है। अब डाइपोल की लेंथ मैंने बताया ना बहुत छोटी होती है, डाइपोल की लेंथ क्या होती है बेटा, बहुत छोटी होती है। तो हम जो भी दूरी लेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट की दूरी लेंगे हम डाइपोल से, वो सारी दूरियां हम डाइपोल के सेंटर से लेंगे। कहां से लेंगे? सेंटर से लेंगे। अच्छा, जो डाइपोल की मेजर लाइन है, जिस लाइन के अलोंग डाइपोल रखा हुआ है, उस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। सो दिस इज एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है, ये डाइपोल की एक्सिस है। और एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो है, डाइपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो है, इसे हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या कहते हैं बेटा? इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो बेसिकली हमारे जो सिलेबस में है कि हमें एक डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बस ये दो काम करने, इतना काम कर लिया बेटा, बढ़िया सवाल इसका या तो एमसीक्यू मिल जाएगा आपको डायरेक्ट, या फिर आपको कोई न्यूमेरिकल मिल जाएगा, गारंटी है बोर्ड के पेपर में तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो एक्सिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इक्वेटोरियल लाइन पे निकालनी है, ठीक है। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिख रहा हूं बस मैं, एट एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, एक बार मैं सिखाऊंगा काम हो जाएगा, ठीक है। सुनना ध्यान से। मान लीजिए एक डाइपोल हमने लिया, दिस इज नेगेटिव क्यू चार्ज, ठीक है, और दिस इज पॉजिटिव क्यू चार्ज, ठीक। ये भी बात समझ में आ गई। दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा? 2 टाइम्स d। बहुत बढ़िया सर, ये भी समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी अगर मैं पूछूं तो डाइपोल मोमेंट पहले लिख सकते हैं यहाँ पे कि p वेक्टर विल बी q इंटू 2d, ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड लिखूं, डायरेक्शन ना लिखूं, तो वो होगा q इंटू 2d। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड पकड़ लो और दोनों के बीच की दूरी से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा। डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी, तो क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर की डायरेक्शन में, तो हम इधर की डायरेक्शन में एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे, ठीक है। लेट्स से दिस इज अ पॉइंट, ये पॉइंट P है, यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। एट दिस पॉइंट वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट की याद रखना बेटा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, इधर प्लस चार्ज लेते हैं, इधर माइनस चार्ज लेते हैं, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, तो फिर आप इसी पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इधर नेगेटिव रख रहे हो, इधर पॉजिटिव रख रहे हो, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, तो बेटा इधर ही एक्सिस पे किसी पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, याद रखना ये बात। अच्छा,
मैंने आपको बताया कि सारी दूरियां हम लोग कहां से लेते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल से लेते हैं। क्या सारी दूरियां क्या हम सेंटर ऑफ डाइपोल से लेते हैं? तो ये सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया। अगर ये सेंटर है तो दिस डिस्टेंस विल बी डी एंड दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बी डी। ठीक है, हमें कहा गया कि सेंटर ऑफ डाइपोल से आर दूरी पे कोई पॉइंट है जी, उस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए। क्या कहा गया? एक डाइपोल लिया और डाइपोल से बोलेगा सवाल में, ऐसा नहीं बोलेगा सेंटर ऑफ डाइपोल। हमें खुद को मानना पड़ेगा कि सेंटर से ही बोला गया है। हमें बोला गया है डाइपोल से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे। ठीक है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है हमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कहां से लेंगे दूरी? वो आर दूरी लेंगे हम सेंटर से, तो हमने आर दूरी ले ली सेंटर से। ठीक है, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास दो चार्ज का एक सिस्टम दिख रहा है, पहला पॉजिटिव चार्ज ये रहा, दूसरा ये नेगेटिव चार्ज रहा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं इस डाइपोल के कारण, तो इसके कारण निकाल लेता हूं, इसके कारण निकाल लेता हूं, दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर देता हूं, मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। कहानी तो यही होनी चाहिए, है ना? चलो, बहुत बढ़िया है। तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं बेटा ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने लिख दिया इसको E प्लस। E प्लस का मतलब समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अच्छा भाई, ये चार्ज है, ये पॉइंट है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अलोंग द लाइन जॉइनिंग चार्ज से दूर की तरफ। ये तो पता है सभी लोगों को। दिस विल बी E पॉजिटिव, दिस विल बी E पॉजिटिव। ठीक है, कितनी होगी? KQ बाय आर स्क्वायर। अब देखो आर क्या है? ये दूरी, यहां से और यहां तक की दूरी। मुझे बेटा सेंटर ऑफ डाइपोल से यहां इस पॉइंट की दूरी पता है, लेकिन मुझे सिर्फ ये दूरी चाहिए। तो आर में से अगर मैं डी घटा दूंगा तो ये दूरी आ जाएगी। देखो ये दूरी है आर, दिस डिस्टेंस इज आर, राइट? मुझे आर पता है। अगर उसमें से डी घटा दूं तो ये आर माइनस डी बच गई दूरी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इट विल बी आर माइनस डी, और आर माइनस डी का कर दिया मैंने स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं लिखना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे टुवर्ड्स द चार्ज होता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E नेगेटिव। हो गया, सिंपल है एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत सही। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड कितना होगा? KQ, नेगेटिव है, KQ बाय दूरी का स्क्वायर। अच्छा, दूरी कितनी है बेटा? इस चार्ज से और इस पॉइंट की दूरी देखनी है। इस पॉइंट पे लिख रहा हूं ना क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी? देखो यहां से और यहां तक की दूरी है R और ये दूरी है D, तो D प्लस R, राइट? या R प्लस D, तो R प्लस D लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो इसको मैंने R प्लस D का होल स्क्वायर लिख दिया, राइट? क्लियर यहां तक की बात? ओके जी। अच्छा, मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस x डायरेक्शन में है, नेगेटिव चार्ज के कारण माइनस x डायरेक्शन में है। ठीक है, वेक्टर सभी लोगों को पता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी E नेट दैट विल बी, पॉजिटिव x डायरेक्शन वाली को पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव x डायरेक्शन वाली को नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। ठीक है, और जब दो वेक्टर 180 डिग्री पे एक्ट करते हैं तो हम उन दोनों का रिजल्टेंट डायरेक्ट उनके डिफरेंस से निकाल सकते हैं। तो हमने पहले लिखा KQ डिवाइडेड बाय R माइनस D का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और साथ में लिखा माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस में कौन सी है? KQ डिवाइडेड बाय R प्लस D का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके जी। E नेट की वैल्यू आ रही है, इसे हम E ही बोल देते हैं, E नेट को हम E बोल देते हैं। ठीक है, और ये अपन एलसीएम ले लेते हैं R माइनस D का स्क्वायर बेटा। ठीक है, एंड R प्लस D का स्क्वायर, राइट? माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो KQ R प्लस D का होल स्क्वायर माइनस KQ। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो R माइनस D का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, ये बात तो हमें समझ में आ गई, राइट? हम KQ कॉमन भी ले सकते, अब तो मैथ्स रह गया, फिजिक्स खत्म, फिजिक्स का काम खत्म हो चुका है। जिस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि अभी इसमें फिजिक्स बाकी है, बेटा कुछ नहीं, अभी मैथ्स है, बस एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये बचा R प्लस D का होल स्क्वायर माइनस R माइनस D का होल स्क्वायर, राइट? क्लियर है? डिवाइड कर दो बेटा इसे, R माइनस D का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, R माइनस D का होल स्क्वायर, R प्लस D का स्क्वायर। देखो ये क्या है? A माइनस B, ये क्या है? A प्लस B। तो A माइनस B
ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, राइट। तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंपल है एकदम, बिल्कुल बेसिक मैथ्स है। अच्छा ऊपर वाले को खोल लो बेटा क्वांटिटीज को, है ना। तो ई विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, लिख लेता हूं मैं, के क्यू एज इट इज आएगा, ई विल बी इक्वल्स टू के क्यू, ठीक है। इसको अपन लोग खोलेंगे तो आएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd, ठीक है, और साथ में आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2rd, ठीक है। मैथ्स तो आती है ना थोड़ी थोड़ी, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। चलिए ये कैंसल आउट हो जाएंगे बेटा, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी के क्यू, ठीक है, और 4rd डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अच्छा समझ में आ गया ना, सुनना ध्यान से। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो डाइपोल की लेंथ होती है वो हमेशा बहुत छोटी होती है, राइट, ये हमें पता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि 2d इज वेरी वेरी लेस देन r, मतलब r क्या है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं ना, उस पॉइंट की डाइपोल से दूरी डाइपोल की खुद की लेंथ से बहुत ज्यादा है। जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, डाइपोल से r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट की दूरी यानी कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ डाइपोल। और मैं बता भी चुका हूं कि डाइपोल जो है उसकी लेंथ बहुत छोटी होती है ना, किसी भी दूरी से कंपेयर करोगे तो बहुत छोटी होती है, राइट। तो r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2d हो जाएगा, ठीक है। जब r 2d से बहुत बड़ा है तो r तो d से भी बहुत बड़ा होगा। जब r 2d से बहुत बड़ा है तो r तो d से भी बहुत बड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है। तो d को नेग्लिजिबल मान के छोड़ दूं, छोड़ दो सर। तो बिकॉज r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2d, ठीक है, तो r d से भी बड़ा होगा, तो हम इसको नेग्लिजिबल मान के छोड़ देते हैं। तो e की वैल्यू बन जाएगी के क्यू, ठीक है, इंटू 4rd, और साथ में आ जाएगा r स्क्वायर की पावर स्क्वायर, यानी कि r की पावर 4, यानी कि r की पावर 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, r की पावर 4 आ जाएगा। अरे d स्क्वायर को जब d ही बहुत छोटा है तो d का स्क्वायर तो और भी छोटा होगा r स्क्वायर से, है ना, तो नेगेटिव में मान के छोड़ दो। तो यहाँ पे r स्क्वायर की पावर 2 बचेगा, यानी कि r की पावर 4 हो गया, ठीक है। इसको आप कैंसल आउट कर लो एक पावर को, तो यहाँ नीचे r क्यूब आ जाएगा, तो आएगा के क्यूब, दिस विल कम आउट एज के क्यूब इंटू 4rd और डिवाइडेड बाय r क्यूब, सॉरी 4d और डिवाइडेड बाय r क्यूब, राइट। अब हमें पता है डाइपोल मोमेंट जो है वो होता है q इंटू 2d। हमने जो अपना क्या लिया था, हमने जो अपना डाइपोल लिया है उसका डाइपोल मोमेंट लेंथ 2d है, चार्ज q है, तो बेटा q इंटू 2d उसका डाइपोल मोमेंट हो गया। तो मैं इसको डाइपोल मोमेंट की टर्म्स में लिखना चाहता हूं, तो इस पे आ जाओ वापस से। E विल बी इक्वल्स टू, कुछ भी नहीं है बेटा, बिल्कुल सिंपल मैथ से, घबराने का नहीं इससे बिल्कुल भी, के क्यू इंटू 2d, अरे ये 4d है ना, इसको 2d इंटू 2 लिख सकते हो, 2d इंटू 2 लिख सकते हो। देखो ये भी 4kqd है, ये भी 4kqd है, बस मैंने q इंटू 2d को एक साथ लिख दिया p बनाने के लिए, डिवाइड कर दिया मैंने r क्यूब से, राइट। तो बेटा अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 2kp अपॉन r क्यूब, क्या आ गई 2kp अपॉन r क्यूब। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 2kp वेक्टर अपॉन r क्यूब, खत्म बात। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है kq बाय r स्क्वायर होती है नहीं होती, यानी कि r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर हम 2 पॉइंट चार्ज को ले लें, या वी कैन से कि हमने एक डाइपोल ले लिया है, 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, तो हम कह सकते हैं कि उन 2 पॉइंट चार्ज के कारण, यानी कि उस डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो इट इज अ डिफरेंट थिंग, इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, कंप्लीटली डिफरेंट है मेरे भाई, है क्या नहीं, है ना, है ना, है ना। तो कितनी आई इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ डाइपोल, 2kp अपॉन r क्यूब, और डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डाइपोल की डायरेक्शन में। अरे इस पॉइंट पे देखना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये बड़ा है E प्लस, ये छोटी है क्वांटिटी, क्योंकि kq तो दोनों में आ रहा है, नीचे इसमें r माइनस डी आ रहा है, इसमें r प्लस डी आ रहा है, तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब ये वाली क्वांटिटी बड़ी है, ये वाली क्वांटिटी छोटी है, तो E प्लस बड़ा E माइनस छोटा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ही आएगी। और डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन यही है,
यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं एक्सिस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं एक्सिस पे। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं इस डेरिवेशन में, ठीक है। कुछ भी नहीं है, हमने एक डाइपोल लिया 2D लेंथ का और सेंटर से r दूरी पे हमें निकालनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 2 पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, आंसर आ गया हमारे पास में। वो सिंपल मैच थी, ठीक है, क्लियर है। चल अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे देख लेते हैं, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, और जल्दी से फिर इस कहानी को करते हैं खत्म। अच्छा जी, इक्वेटोरियल पॉइंट, ये भी बड़ी काम की चीज, देखना जरा, सुनना बस और समझने की कोशिश करना, मजा आ जाएगा पूरा। मान लीजिए बेटा हमारे पास में 2 पॉइंट चार्जेस हैं, अगेन दिस इज नेगेटिव ऑफ q, ठीक है, एंड इससे शॉर्ट डिस्टेंस पे कुछ चार्ज रखा हुआ है, दिस इज पॉजिटिव ऑफ q, ठीक है। दिस डिस्टेंस वी आर टेकिंग 2d, ठीक है, कैलकुलेशन पर्पज से, अगेन मैं बता ही चुका था। ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। मैं थोड़ी सी सीधी इसे खींच देता हूँ, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, 1 मिनट। दिस इज सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है, ये इक्वेटोरियल लाइन होगी, थोड़ी थोड़ी सीधी दिखाई दे रही है ना। चलो एनीवेज, तो ये इक्वेटोरियल लाइन है बेटा, इस लाइन पे कोई पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। सेंटर से डिस्टेंस लेते थे हम r, आप सभी लोगों को पता है, तो r दूरी पे हमने एक पॉइंट ले लिया, लेट्स से ये रहा पॉइंट। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, तो ये दूरी d हो जाएगी, है ना, और ये दूरी भी d हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो। ओके जी, सही बात है सर। अच्छा बेटा एक बात सुनना कि नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो पहले तो इसको नेगेटिव चार्ज से मिलाओ, ठीक है, मिला दिया। तो नेगेटिव चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो होती है अलोंग द लाइन जॉइनिंग टुवर्ड्स द चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी, बिल्कुल सही बात है। और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, क्लियर, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, हो गई, ठीक है, क्लियर है। ओके जी, बहुत बढ़िया सर, अब लग रहा है कुछ कुछ कर रहे हैं हम, अब लग रहा है कुछ कुछ कर रहे हैं हम। तो बेटा ये 2 वेक्टर्स हैं, ई प्लस और ई माइनस, इनका वेक्टर सम करना है। अगर वेक्टर सम हमने कर दिया, ठीक है, तो वही इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। समझ में आ गई ये बात तो। अच्छा चलो एक काम कर लेते हैं छोटा सा, लेट अस कंसीडर दिस एंगल थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो देखो इस वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है बिल्कुल, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो, ठीक, क्योंकि अभी बता दूंगा। अच्छा नेट जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ई नेट, वो बेटा आएगा वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इनका वेक्टर सम करना है, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, फिर वेक्टर सम की बात कर लेंगे, है ना। तो मैग्नीट्यूड हो गया बेटा इसके कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण KQ, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये दूरी r है, ये दूरी d है, तो राइट एंगल ट्राइंगल से ये दूरी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। तो हमने लिखा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है, प्लस d स्क्वायर, और इसका करना है हमें स्क्वायर, ठीक है, क्या करना है स्क्वायर, तो KQ अपॉन r स्क्वायर, पॉइंट चार्ज कारण क्या होती है, KQ अपॉन r स्क्वायर, यानी कि दूरी का स्क्वायर। तो ये r है, d है, तो ये दिस डिस्टेंस विल बी r प्लस d, ठीक है, अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर लिया, तो दिस विल कम आउट एज KQ अपॉन r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, वेरी गुड। अच्छा, और अगर नेगेटिव चार्ज के कारण आप देखोगे तो भी सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो भी सेम ही आएगी क्या, देख लो, अरे देख लो भाई ये दूरी r है, ये दूरी d है, तो ये कितने हो जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। तो k इंटू क्यू इंटू इस दूरी का स्क्वायर, तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो आपके पास में मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। मतलब कि एक पॉइंट पे 2 वेक्टर एक्ट कर रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। एक पॉइंट पे 2 वेक्टर एक्ट कर रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, भाई ये और ये, इनका दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो मैं फिर से एक बार डायग्राम बना देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, ठीक है। ये लेट्स से नेगेटिव
ये लेट्स से पॉजिटिव, ठीक है, दिस इज 2D डिस्टेंस, ठीक है, और दिस इज 2D डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस आधी आधी कर लो, सेंटर ले लिया मैंने, लेट्स कॉल इट D एंड लेट्स कॉल इट D अगेन, ठीक है, ठीक, ये पॉइंट था अपना इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं पे, ठीक है। अच्छा, ये दूरी, दिस डिस्टेंस वाज R, दिस वाज D, ठीक है, ये एंगल थीटा एंड ये एंगल भी थीटा था। अच्छा, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही थी ऐसे, इसका मैग्नीट्यूड E है, तो दूसरी का भी मैग्नीट्यूड E है। ये हमें कैसे पता चला भाई? दोनों का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, ठीक है, चार्ज सेम है, दूरी सेम है, ठीक है, डायरेक्शन बस डिफरेंट डिफरेंट है। अच्छा, अगर मैं बेटा अब दो वेक्टर है, इनका रेजोल्यूशन करके, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर्स निकाल सकता हूं। अगर दो सेम वेक्टर एक पर्टिकुलर किस पे एक्ट कर रहे हैं बेटा? दो सेम वेक्टर्स अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो या तो मुझे इन दोनों के बीच का एंगल पता हो तो मैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करके आंसर निकालू, है ना। डायरेक्ट मैं रेजोल्यूशन करके भी निकाल सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। कैसे? देखो, हॉरिजॉन्टल के साथ इस लाइन का एंगल थीटा है, मतलब ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। और आप देखिए बेटा कि ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ठीक है, दिस एंगल इज 90, ये 90 माइनस थीटा, तो इस लाइन का इस लाइन का एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो, इधर कंपोनेंट आ रहा है इसका, इस वाले का e cos थीटा, ठीक है, और ऊपर आ रहा है e sin थीटा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर सकते हैं ना, बहुत बढ़िया। नीचे वाले का भी इधर आ रहा है e cos थीटा, ठीक है, और नीचे आ रहा है e sin थीटा, ठीक है। सुनो ध्यान से, देखो ऊपर एक कंपोनेंट आ रहा है e sin थीटा और नीचे भी आ रहा है एक e sin थीटा। e की वैल्यू सेम है, थीटा की वैल्यू सेम है, तो e sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इधर की तरफ आ रही है। कितनी आ रही है बेटा? 2e cos थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वो आ रही है 2e cos थीटा। यही आ रही है क्या? बहुत बढ़िया। तो e नेट की वैल्यू हम लिख लेते हैं 2 टाइम्स e की वैल्यू क्या थी? अभी पीछे से लिख लो, KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही थी बेटा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही थी, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दो इसे किससे? cos थीटा से। अच्छा, cos थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में निकाल सकते होगा, दिस cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि d डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट को मैं 1/2 पावर से रिप्लेस कर देता हूं, यानी कि आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। अच्छा, तो ई नेट अपने पास में आ गया बेटा, ठीक है। कितना आ गया? देखो, Q इंटू 2D को एक साथ लिख लो, तो 2 नहीं, K इंटू Q इंटू 2D, इसको 2 के साथ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर, यहाँ 1 है, यहाँ 1/2, यानी कि 3/2 है, ठीक है। अब हमें पता है कि बिकॉज R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2D, ये तो हमें पहले ही पता है कि जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पॉइंट डाइपोल की खुद की लेंथ की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा है ना, उस पॉइंट की दूरी बहुत ज्यादा बड़ी है। तो बेटा हम यहां से D को इग्नोर कर देंगे। जैसे ही मैं D को यहां से इग्नोर करूंगा, दिस विल बिकम एज K, ठीक है, Q इंटू 2D है ना, इसको मैं P लिख दूं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया KP अपॉन R क्यूब। कितना आ गया बेटा? KP अपॉन R क्यूब। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया KP अपॉन R क्यूब। एक्सिस पे कितना था? 2KP अपॉन R क्यूब। यहाँ पे कितना आ रहा है? KP अपॉन R क्यूब। अच्छा, एक और बात सुनना कि अगर मैंने, ध्यान से सुनना, ऐसा एक डाइपोल का सिस्टम बनाया, अभी ऐसा ही बनाया था, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो डाइपोल मोमेंट जो होगा बेटा, P वेक्टर, उसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की आ रही थी या नहीं आ रही थी? अरे दो कंपोनेंट आए थे, उनको रिजॉल्व किया था, तो इधर आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, आई थी या नहीं आई थी? तो ये तो हमें पता है कि डाइपोल के सेंटर से r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड KP अपॉन R क्यूब है, राइट। लेकिन डायरेक्शन वाइज अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे किस डायरेक्शन में? डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, विच मेक्स इट E इज इक्वल्स टू माइनस KP अपॉन R क्यूब।
बेटा मैंने माइनस सिर्फ इसलिए लगाया कि पी वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर आपने डाइपोल मोमेंट वाला वेक्टर इधर लिया है, यानी कि नेगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो पी वेक्टर ऐसे हो गया, ठीक है। तो इक्वेटोरियल लाइन पे ई वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। पता चल रहा है ना सभी लोगों को? पता चल रहा है ना सभी लोगों को ये बात? तो अरे पता चल रही नहीं चल रही सभी लोगों को? हाँ जी बेटा, पता चल रही नहीं चल रही सभी लोगों को? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑपोजिट टू व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। ठीक, क्लियर है? अच्छा, इक्वेटोरियल लाइन पे जो डाइपोल मोमेंट है वो आधा है किससे? जो एक्सिस पे डाइपोल मोमेंट था, एक्सिस पे 2kp/r³ था, और इक्वेटोरियल लाइन पे kp/r³ है। अच्छा, इक्वेटोरियल लाइन पे डायरेक्शन देखो, डाइपोल मोमेंट की भी इधर थी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की भी इधर थी, है ना। तो इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, बल्कि यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन में। डाइपोल मोमेंट इधर होगा तो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है। एक्सिस पे सेम था, सॉरी, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो अपना डाइपोल मोमेंट था वो सेम डायरेक्शन में थे, यहां पे बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा एक जनरल पॉइंट पे भी निकाल लेते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। अगर ये दोनों आपको आ गए हैं तो जनरल पॉइंट वाला डेरिवेशन तो बहुत ही आसान हो जाएगा। जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के साथ साथ क्या डिस्कस करेंगे? डाइपोल मोमेंट का या डाइपोल का रोटेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टॉर्क की बात करेंगे, खैर वो बात छोड़ो अभी, ठीक है। और हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट। किसी भी, ठीक है, जनरल पॉइंट पे, किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो भरत, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा। जनरल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ना तो वो पॉइंट एक्सिस पे हो और ना ही वो पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे हो। जैसे कि सुनो ध्यान से, मान लीजिए मैंने यहां पे एक डाइपोल बनाया बेटा, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, इससे कुछ 2d दूरी पे रखा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दिस इज 2d चार्ज, और ये सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया। हम दूरी जब भी निकालते हैं, चाहे हम एक्सिस पे निकालें चाहे इक्वेटोरियल पे निकालें, सेंटर ऑफ डाइपोल से लेते थे, और चाहे हम किसी जनरल पॉइंट पे निकालें, ठीक है। मतलब ना तो पॉइंट एक्सिस पे है ना इक्वेटोरियल लाइन पे, मतलब कहीं यहां है पॉइंट, ठीक है। तो यहां मान लिया हमने उस पॉइंट को, मान लें यहां पे, चलो मान लिया जी। और ये पॉइंट की दूरी है r, कितनी है? r है। अच्छा, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किस पे? इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कितना होगा? अभी बहुत सिंपल है निकालना। क्यों सिंपल है? बस आपको एक छोटी सी चीज है, उस चीज को समझना है जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर उसे समझ गए तो काम हो जाएगा, ठीक है। क्या आपको डाइपोल की एक्सिस पे निकालना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड? आता है, 2kp/r³ आता है ना, डायरेक्शन भी सेम, बिल्कुल सही बात है। क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की परपेंडिकुलर लाइन यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना आता है? kp/r³ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट टू डाइपोल, बिल्कुल आता है सर, अभी तो सीख गए। तो बस उन दोनों का यूज करना है। कैसे करना? सुनो ध्यान से मेरी बात को बेटा। अगर मैं आपसे कहूं कि इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट किधर है, तो आप कहोगे सर इधर की तरफ, ठीक है। ये एंगल थीटा भी मान लो, ठीक है। मतलब कि डाइपोल की एक्सिस से थीटा एंगल पे और r दूरी पे कोई पॉइंट है। क्या क्या चीजें दी हुई हैं? डाइपोल की एक्सिस से थीटा एंगल और r दूरी पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे निकालना है अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि बेटा डाइपोल मोमेंट किधर? इधर की तरफ है, ठीक है। अच्छा, यानी कि मैंने कहा कि यहां पे डाइपोल मोमेंट जो है वो इस तरह से है, इसको पी वेक्टर बोल दिया मैंने, पी वेक्टर बोल दिया, ओके। अब जो ये लाइन है ना, जिस लाइन के अलोंग अपना पॉइंट है, जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अरे जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस लाइन का एंगल है बेटा, मान लेते हैं थीटा, ठीक है। इसको बना लिया हमने थीटा, ठीक है। सेम यही डायग्राम है। अच्छा सोचो, मैं इस डाइपोल मोमेंट, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी इसका कंपोनेंट तो ले सकता हूं ना, बिल्कुल ले सकता हूं। तो मैंने इस डाइपोल मोमेंट का एक कंपोनेंट लिया इधर, कितना ले लिया बेटा? p cos थीटा ले सकता हूं ना, कितना ले लिया? p cos थीटा, ठीक है। अरे थीटा के डायरेक्शन में कंपोनेंट p cos थीटा आएगा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा p sin थीटा, मतलब ये हो गया p sin थीटा।
ठीक है, मतलब कि मैंने एक वेक्टर को दो वेक्टर में तोड़ा है, बस दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ा है। ठीक है, यानी कि अब मेरा सवाल यह बन गया है, कैसा बन गया है कि ध्यान से सुनना कि एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट ऐसे यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, थीटा एंगल पे और आर दूरी पे, ठीक है, और मेरे पास दो डाइपोल है। एक डाइपोल मेरे पास ऐसे है, लेट्स से उसका नाम है P1, और एक डाइपोल मेरे पास ऐसे, डाइपोल मोमेंट ऐसे है, उसका नाम है P2। P1 ऑब्वियसली P cos थीटा है, P2 ऑब्वियसली P sin थीटा भी क्या है ना, मतलब कि एक डाइपोल ऐसे रखा होगा, इधर की तरफ नेगेटिव इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, और एक डाइपोल ऐसे रखा होगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो डाइपोल मोमेंट इधर आ रहा है, एक का डाइपोल मोमेंट इधर आ रहा है। तो अपना जो पॉइंट है वो एक डाइपोल की, तो देखो ध्यान से एक्सिस पे आ गया, अगर इधर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, इधर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो डाइपोल मोमेंट ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये एक्सिस होगी डाइपोल की, तो पॉइंट जो है अपना एक तो डाइपोल की एक्सिस पे आ गया। ठीक है, और दूसरा जो डाइपोल है, इधर नेगेटिव चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो बेटा ऐसे आ रहा डाइपोल मोमेंट, है ना, दूसरे वाले की परपेंडिकुलर लाइन पे आ गया ये पॉइंट। आ गया कि नहीं आ गया? वेयर P1 इज P cos थीटा, हमें पता है, मतलब P1 और P2 में तोड़ लिया हमने P को, ठीक है, और P1 और P2 की वैल्यू है P cos थीटा P sin थीटा, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ लिया है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये बेटा हमारे एक तो एक्सिस वाले मतलब इसको ऐसा समझो कि दो डाइपोल रखे हुए एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और उन दोनों डाइपोल के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जिनमें से एक की तो एक्सिस पे, पता है एक्सिस पे कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे एक्सिस पे कितनी होगी डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2kP1 अपॉन r3। अच्छा, और ये वाले डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे, तो इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात तो डाइपोल मोमेंट इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, कितनी kp2 अपॉन r3। यही होगी क्या, यही होगी क्या? अब ये दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे एक्ट कर रही हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी 90 डिग्री पे, दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, अंडर रूट ऑफ पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो लेट मी राइट हेयर एज kp2 अपॉन r3 का होल स्क्वायर प्लस 2kp1 अपॉन r3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो E की वैल्यू आ जाएगी बेटा अपने पास में k अपॉन r3। अच्छा, इसको पहले सॉल्व कर लो, देखो ये जाएगा kp2 की वैल्यू क्या है p sin थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय r3 का स्क्वायर प्लस 2kp1 की वैल्यू क्या है p cos थीटा डिवाइडेड बाय r3 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? चलो अब देखो ध्यान से, kp अपॉन r3 का स्क्वायर और kp अपॉन r3 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाहर निकालूंगा तो अंडर रूट होगा, तो kp अपॉन r3 बाहर आ जाएगा, तो E की वैल्यू क्या बाहर आ रही है kp अपॉन r3। ठीक है, बचेगा क्या अंडर रूट में, यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और यहां बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos थीटा का स्क्वायर करोगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं ना, अरे लिख सकता हूं क्या नहीं लिख सकता हूं भाई, क्या लिख सकता हूं बेटा इसको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और ये आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा गया तो 3 cos स्क्वायर थीटा, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई बेटा kp अपॉन r3 अंडर रूट में 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का ड्यू टू डाइपोल सबसे बेहतरीन तरीका। ठीक है, kp अपॉन, अच्छा ये क्या आ गया भाई, kp अपॉन r3 एंड 1 प्लस cos स्क्वायर, kp अपॉन r3 अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सुनना ध्यान से, अभी डायरेक्शन भी बताऊंगा। अच्छा, ये है किसी डाइपोल के, सुन लो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, डाइपोल की एक्सिस से थीटा एंगल और आर दूरी पे, ठीक है, डाइपोल की एक्सिस से थीटा एंगल और आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक्सिस के लिए अगर मुझे एक्सिस पे ही कोई पॉइंट है तो एक्सिस के लिए बेटा आर ऐसे हो जाएगा तो थीटा 0 हो जाएगा,
एक्सिस के लिए थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो cos 0 1, तो 3 + 1 4 हो गया, 4 का अंडर रूट बाहर आ जाएगा 2, तो 2kp/r³ आ गया। देखो आ गया नहीं आ गया। अच्छा इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट लोगे तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, इक्वेटोरियल लाइन पे होगा अगर पॉइंट तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, 90 रखो cos 90 0, ये 0 हो गया तो अंडर रूट में 1 1 रह गया, तो kp/r³ आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो, इक्वेटोरियल पे निकालो, आप एक्सिस पे निकालो, या किसी भी एंगल पे, बस डाइपोल की एक्सिस से थीटा एंगल और आर दूरी पे अगर एंगल और आर पता है आपको तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो अच्छा अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी जी, देख लेते हैं, ये भी अच्छी चीज है। बट इसकी डायरेक्शन को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि दो वेक्टर हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट आएगा कहीं इस डायरेक्शन में आएगा। अरे क्योंकि ये 2kp है, ये kp है, ठीक है, तो इसकी तरफ थोड़ा आएगा। ये एंगल मैं मान लेता हूं लेट से अल्फा, ठीक है, ये नेट आ गया, ठीक है, ई नेट आ गया, और ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा। मतलब क्या है, मतलब कुछ ऐसा है बेटा कि इस डायग्राम को अगर मैं फिर से बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, सो इट इज लाइक दिस कि ठीक है, एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, एक वेक्टर ऐसे है, या फिर ऐसे मान लो आप लोग कि एक वेक्टर जो है वो ऐसे है, ठीक है, एक वेक्टर कुछ ऐसे है, दोनों 90 डिग्री पे है दूसरे से, ठीक है, ये 2kp cos θ/r³ है, ठीक है, और ये 2kp sin θ/r³ है, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा क्या है बेटा, थीटा क्या है, डाइपोल की एक्सिस से, डाइपोल की एक्सिस से अपनी जो जिस पॉइंट पे निकालना है ना उस पॉइंट का मिलाने वाली लाइन का एंगल है, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ऐसे आ गया, ठीक है, दिस एंगल इज लेट से अल्फा, ठीक है। तो हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं इस डायग्राम में, क्या कर सकते हैं, tan अल्फा लिख सकते हैं, इट विल कम आउट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसमें tan अल्फा लिख सकते हैं, अरे tan अल्फा लिख सकते हैं क्या, इसमें लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो tan अल्फा लिखेंगे हम लोग, tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2kp sin θ/r³ डिवाइडेड बाय kp, अच्छा ये kp आएगा सिर्फ, सॉरी kp sin θ आएगा, है ना, ओके, 2kp cos θ/r³, ठीक है, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है, तो बचा क्या, sin θ/2 cos θ, ठीक है, तो 1/2 tan θ, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 tan θ। बेटा कवर सब कुछ करेंगे हम लोग, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है ना, एक एक पॉइंट कवर करेंगे और छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। सुन लो ध्यान से, tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 tan θ। ये थीटा क्या है, थीटा है डाइपोल के एक्सिस से, है ना, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का एंगल, किसके साथ में, डाइपोल के एक्सिस से। अल्फा क्या है, अल्फा है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का किसके साथ एंगल, किसके साथ एंगल है, उस लाइन के अलोंग वाले डाइपोल मोमेंट के साथ एंगल है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत सिंपल सी चीज थी, ठीक। चलिए तो बेटा यहां इस क्लास में हमने पूरा डाइपोल का काम तमाम कर दिया है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइपोल के कारण जो डाइपोल का जो रोटेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी चर्चा करेंगे, और गॉस लॉ की चर्चा फिर बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, एंड सून दिस चैप्टर विल बी ओवर, घबराने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा बेटा होमवर्क इसका डला हुआ है पिन कमेंट में, वहाँ से डाउनलोड करें और प्रैक्टिस जरूर करें होमवर्क की, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, क्लास को शेयर करें बाकी सभी 12th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ में, थैंक यू।